जय हिंद दोस्तों। आज घटना चक्र जो मुगल काल चल रहा था, तो मुगल काल में आज कंप्लीट हो रहा है और इसका विविध हम लोग देखेंगे। ये लेक्चर नंबर 21 है मध्यकालीन भारत के इतिहास का, और इसमें लगभग में हम लोग 35 जो है PYQ क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चूंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन ये मुगल काल हम लोग कवर कर चुके हैं, अब उसमें जो विविध बचा हुआ है, विविध का मतलब कह लीजिए निचोड़, तो मुगल काल में हम लोग विविध देखेंगे और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को देखेंगे। और फैक्ट्स के साथ साथ 35 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं अब तक के PYQ, जो कि अदर भिन्न भिन्न स्टेटों में जो है, चाहे वो RO हो चाहे UPPCS हो, तो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। और उसके साथ साथ ये सभी एग्जामों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ जो लोग NCERT सार संग्रह ना देखे हों तो प्ले लिस्ट पर जा करके NCERT सार जो है सार संग्रह वन लाइनर, लाइन बाय लाइन और चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक देख सकते हैं। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं मुगल काल में विविध को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मध्यकाल में प्रचलित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मुल्ला निजामुद्दीन ने 18वीं शताब्दी में दर्स-ए-निजामी निश्चित किया तथा उनके अनुसार ये पाठ्यक्रम भारत में मुसलमानों के शासन के आरंभ से प्रचलित था। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 11 विषय थे तथा जो है प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग पुस्तकें थी। मुगल काल में शाह वलीउल्लाह के जो है मदरसा में हदीस परंपराओं तथा तफसीर टीकाओं पर, और लखनऊ के फिरंगी महल में फिक न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम कहा जाता था तथा साहित्य के जो विशेषज्ञ होते थे उन्हें कौबिल की उपाधियों से विभूषित किया जाता था। हेमू अथवा हेमराज जो कि मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों में हेमू को बक्काल कहा गया है और मध्यकाल में भारत में सभी व्यापारियों को बक्काल कहा जाता था। साथ ही साथ कुछ स्रोतों के अनुसार हेमू वैश्य था, जबकि कुछ के अनुसार हेमू जात का जो है धूसर या भार्गव था, जो अपने को गौड़ ब्राह्मण कहते थे। उसने अपना जीवन रेवाड़ी में शोरे के व्यापारी के रूप में आरंभ किया। उसके बाद इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया था और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ा। आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर के उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की और दिल्ली में जो है तर्दी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के बाद उसने विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण की। बदायनी एवं निजामुद्दीन अहमद के अनुसार हेमू ने विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। विजयनगर में नायकों को जो है राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाते थे। ध्यान रखिएगा, अमरम पूछा गया है। और आगे कह रहा है मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़ सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मोकाशा कहते थे। मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे। इसीलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार भी कहा जाता था। नौरोज का त्योहार ईरान जो कि फारस से लिया गया था, यह एक राष्ट्रीय त्योहार था। यह 19 दिनों तक मनाया जाता था और नौरोज का त्योहार भी कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय व्यापारिक जहाजों पर मौलिम एक कर्मचारी था और मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से वो तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था तथा इससे उसे अपने जहाज की सही स्थिति में होने का पता चलता था। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर नियर जो था ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा आरंभ की थी। ध्यान रखिएगा, ट्रेवर नियर पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि
टेवरनियर जो फ्रांसीसी यात्री था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। ये पेशे से जौहरी था और 1638 से 1663 ईस्वी के बीच उसने 6 बार भारत की यात्रा की थी। अपनी यात्रा का विवरण इसने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया था। तो ट्रेवरनियर ने जो है ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में अपनी यात्रा वृतांत जो है लिखा है। मनुची इतालवी यात्री, ये भी एक यात्री था जो 14 वर्ष की आयु में ही अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा। इसने शहजादा दारा शिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की थी और बाद में चिकित्सक का पेशा जो है इसने अपना लिया। स्टोरियो दो मोगोर या मुगल इंडिया नामक जो संस्मरण है, जो कि 1653 से 1708 ईस्वी में लिखा गया था, जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मुगल इंडिया। अब इससे रिलेटेड जो अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग में इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं और 35 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। जैसे जहांगीर के शासनकाल में जो है ये विलियम हॉकिंस आया था, जिसे जहांगीर ने जो है इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। और अकबर के शासनकाल में थॉमस रो अकबर के शासनकाल में नहीं आया था, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी शाहजहां के शासनकाल में जो है ट्रेवरनियर आया था, ये सही है। औरंगजेब के शासनकाल में मनुची जो है यात्री भारत आया था। तो ए, सी और डी सही सुमेलित है, लेकिन बी सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है। सर थॉमस रो जो था ये 1615 से 1619 ईस्वी के बीच में जहांगीर काल में मुगल दरबार में आया था और वह जहांगीर के साथ शिकार खेलने में भी गया था। शेष सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे के जो है खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की थी? तो ये चर्चा की थी जया बैप्टिस्टा ट्रेवरनियर ने, यानी राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का बी विकल्प सही है। और जया बैप्टिस्टा ट्रेवरनियर ये 1605 से 1689 ईस्वी अर्थात 17वीं शताब्दी के सर्वाधिक ख्यात प्राप्त विदेशी यात्रियों में से एक था। कर्म से ये जौहरी था, किंतु साथ ही एक अनुभवी और साहसिक यात्री भी था। यह मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया। पूर्व दिशा की ओर उसने 7 यात्राएं की, जिनमें से 6 बार की यात्राएं हिंदुस्तान के लिए की। टेवरनियर ने ही प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी दी थी। साथ ही इसने हीरे की खदानों, जवाहरात और मोतियों के बारे में अत्यंत जो है महत्वपूर्ण और विशुद्ध विवरण जो है प्रदान किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ये किया था जो है विलियम पीच ने। विलियम पीच ने किया था। 3 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, विलियम पीच। विलियम पीच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और उसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है मैच करना है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, सूची फर्स्ट में जो है यात्री दिए हुए हैं, सूची सेकंड में कब आए या कब तक के इन्होंने जो है शासन किया। तो जो विलियम हॉकिंस है ये आता है 1608 से 1611 के बीच जो है भारत की यात्रा पर रहा। टॉमस रो जो है ये आया था 1615 से 1619 के बीच में। और जो मनुची आया था 1653 से 1708। और राल्फ फिश जो था ये 1585 से 1586 के बीच जो है भारत की यात्रा इसने की थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2, 1, 4, 3 अर्थात राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है। 2, 1, 4 और 3। नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम जो है नीचे दिए गए कोड से चुनना है।
जैसे अहमद शाह अब्दाली पहला नंबर पर दिया है, दूसरा है मोहम्मद शाह, तीसरा है जहांगीर और चौथा है बहादुर शाह द्वितीय। तो इन चारों जो शासक है मुगल शासक, इनका कालक्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए इन चारों में, तो जहांगीर ने शासन किया। जहांगीर के बाद नंबर आता है मोहम्मद शाह का, और मोहम्मद शाह के बाद जो है अहमद शाह अब्दाली, और उसके बाद में बहादुर शाह द्वितीय। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इनका जो क्रम है वह पहले नंबर पर जहांगीर हो जाएगा, यानी 3 नंबर इसका, 3, 2, 1 और 4, अर्थात जहांगीर, फिर मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली और उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय। इस तरीके से इनका जो कालक्रम है वो सही है, और ये कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं जहांगीर का जो शासनकाल है वह 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा, और मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है वो 1719 से 1748 ईस्वी तक था। जबकि अहमद शाह अब्दाली का जो शासनकाल है वो पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो कि 14 जनवरी 1761 में अफगान दल के नेता थे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जफर का जो शासनकाल है वो 1837 से 1857 तक जो है इनका शासनकाल रहा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चार बाहरी आक्रमणों को कालक्रम व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। जैसे अहमद शाह अब्दाली है, चंगेज खां है, नादिर शाह और तैमूर है। तो इन चारों को जो है कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ये चंगेज खां के बाद में तैमूर, और तैमूर के बाद में आपका नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली आते हैं। इस हिसाब से इसका भी सी विकल्प सही है, 2, 4 और 3, 1। अर्थात उपरोक्त बाहरी आक्रमणों का इस प्रकार जो क्रम है कि चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली। चंगेज खां का जो आक्रमण है वो इल्तुतमिश, जो कि 1211 से 1213 ईस्वी के समय में। तैमूर का जो आक्रमण होता है भारत पर वो 1398 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद के समय में। और नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में। और अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण होता है वो 1748 से 1769 ईस्वी के मध्य होता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। जैसे अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा, तो ये सही है, अहमद शाह अब्दाली ने ही पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था। और उसके बाद कह रहा बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, ये गलत है, बाबर ने नहीं की थी। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, ये भी गलत है। और जहांगीर का सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था, यानी जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था, ये सही है। तो फर्स्ट और 4 नंबर जो है सही है। राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है, केवल 1 तथा 4 सही है। और उसके बाद देखते हैं कि अहमद शाह जो अब्दाली है और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जबकि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल काल में उत्तराधिकार के युद्ध का जो संबंध है वो शाह शुजा, दारा और औरंगजेब से है। यद्यपि उस समय शाहजहां मुगल शासक था, तथा शाहजहां के उत्तराधिकारी जो थे वो शासक बनने हेतु यह युद्ध उसके उपर्युक्त तीनों पुत्रों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। अतः शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध नहीं लड़ा, वरन यह युद्ध उसके पुत्रों शाह शुजा, दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था। तथा जहांगीर सौंदर्य एवं प्रकृति का प्रेमी था, ये भी सही है। तो पहला और चौथा इसमें सही थे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को ईस्वी को घटना और ईस्वी को सुमेलित करना है। जैसे नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर कत्लेआम कब किया गया, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई कब हुई, हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। तो अब ये इसको जो है हम लोगों को इससे जो है मैच कराना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है जो नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर जो कत्ले आम किया गया था, ये किया गया था 1739 ईस्वी में, यानी ए का हो जाएगा 4। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, ये हुई थी 1553
1726 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। फिर हेमू और अकबर के बीच पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में। तो सी का हो गया फर्स्ट। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई वो तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई। तो इस हिसाब से 4, 2, 1 और 3 इसमें सही है, यानी 8 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प इसका सही है। 4, 2, 1, 3 सी विकल्प इसका सही है। उसके बाद देखते हैं 1739 ईस्वी में करनाल के रण क्षेत्र में मुगल सेना तथा ईरानी सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सैनिक पराजित हुए। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम करवाया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई, जिसमें बाबर विजयी हुआ और भारत में मुगल वंश की नींव डाली। भारत में मुगल वंश की नींव बाबर के द्वारा डाली गई। हेमू और अकबर के बीच जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई, जिसमें हेमू पराजित हुआ। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो है पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई वो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए थे। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं। तो हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जो है हेमू के नाम से जाने जाते हैं। राइट ऑप्शन 9 नंबर का डी विकल्प सही है, हेमू। और उसके बाद जो है हेमू अथवा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू रेवाड़ी के बाजार में शोरा का व्यापारी था। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेना में लिया था और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ा। आदिल शाह ने उसकी सैन्य प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की और दिल्ली में तरदी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के बाद उसे विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण की। फिर 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू का मुगलों से आक्रमण जो है मुकाबला हुआ। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय गौरव यश का जो अंतिम सूर है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो भारतीय गौरव का जो अंतिम सूर है वो प्रयोग किया गया है पृथ्वीराज के लिए। तो राइट ऑप्शन 10 नंबर का बी विकल्प सही, पृथ्वीराज। बी जो है भारत इसमें कह रहा है चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान अपने समय का सबसे महान एवं यशस्वी वीर सम्राट था। उन्हें भारतीय यश का अंतिम सूर कहा गया है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, पृथ्वीराज। 11 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि पानी निम्नलिखित को सुमेलित करना है। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ वो कब हुआ। तो तीसरा युद्ध हुआ था ये 1761 ईस्वी को। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ वह कब हुआ। तो तराइन का दूसरा युद्ध ये हुआ था 1192 ईस्वी में। तो ए का 3 सही है, ए का 3 जो है इसमें सी विकल्प में सही है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ ये 1761 में, यानी ए का 3 हो गया। और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ ये दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। तो सी का जो है यानी बी का फर्स्ट सही है। और अकबर की जो मृत्यु है ये अकबर की मृत्यु होती है 1605 ईस्वी में। तो सी का हो गया 4। और औरंगजेब की जो मृत्यु होती है वो 1707 ईस्वी में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखिएगा। और आगे जो है इसमें कह रहा है कि इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन 11 का विकल्प है वह सी विकल्प सही है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1192 में। अकबर की मृत्यु होती है 1605 ईस्वी में। औरंगजेब की जो मृत्यु होती है वो 1707 ईस्वी में। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। और आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर भी क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में युद्ध दिए हुए हैं और सूची सेकंड में किसके द्वारा जो है सुमेलित करना है। जैसे हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ इसमें किसकी विजय हुई। तो हल्दी घाटी का युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया। तो ए का हो गया 2।
और बिलग्राम का जो युद्ध है ये हुमायूं ने लड़ा था, तो बी का हो गया 3। और खुसरो का जो विद्रोह हुआ था ये जहांगीर से हुआ था, तो सी का हो गया 4 से। और खानवा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर के द्वारा लड़ा गया था, तो डी का हो गया फर्स्ट। इस हिसाब से 2 3 4 1, यानी राइट ऑप्शन 12 का ए विकल्प सही है। 2 3 4 1। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के द्वारा राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा गया था। बेलग्राम का युद्ध हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था शेरशाह के विरुद्ध। और खुसरो का जो विद्रोह हुआ वो जहांगीर से हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर ने जो है राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है सुमेलित करना है। और इसमें दिया हुआ है कि सूची फर्स्ट में सन दिया हुआ है किस वर्ष, और सूची सेकंड में जो है कौन सा युद्ध। तो जैसे 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी की अगर बात करें तो अकबर का राज्यारोहण होता है 1556 में, तो ए का हो गया 5। 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में क्या होता है, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाता है, तो बी का हो गया 4। और 1680 ईस्वी की अगर बात करें तो 1680 ईस्वी में शिवाजी का देहांत होता है, तो सी का हो गया 3 से। और डी 1739 ईस्वी में हल्दी घाटी का जो है युद्ध होता है, तो जो है नहीं, डी का जो है 2 होगा। हल्दी घाटी का युद्ध नहीं होता। डी 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा होता है, तो डी का हो गया 2। इस हिसाब से 5 4 3 2, अर्थात बी विकल्प इसका सही है। ए का 5, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। 13 नंबर के बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिया हुआ देख लेते हैं कि भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के दौरान हुआ था। शिवाजी का देहांत 1680 ईस्वी में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ। और अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में पंजाब के गुरदासपुर जिले में कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो 1576 ईस्वी में हुआ। इसके साथ साथ 14 नंबर जो क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम दिए गए कूट से आपको चुनना है। तो इसमें जो दिया हुआ है, जैसे पानीपत का तीसरा जो युद्ध होता है वो युद्ध होता है कब, 1761 ईस्वी में, यानी ए का हो गया 2। हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है ये कब होता है, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में होता है, तो बी का हो गया 3। और तराइन का जो तीसरा युद्ध होता है वो होता है 1192 ईस्वी में, तो सी का हो गया 4, 1192। और असीरगढ़ का जो युद्ध होता है वो 1601 ईस्वी में होता है, तो डी का हो गया फर्स्ट। इस हिसाब से इसका 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। 2 3 4 1। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितने भी हैं विविध के जो मुगल कालीन भारत में हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो विविध है मुगल वंश से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूंकि इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से लगभग में 35 क्वेश्चन जो है PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें कह रहा है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध 1761 में अफगान एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। इसमें अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहे थे और मराठों का जो नेतृत्व है वो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। मराठों के इस युद्ध में हार हुई। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ 1576 में हुआ। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो 1192 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने मीरन बहादुर को पराजित किया और असीरगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष से सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है सी, जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है वो 1576 ईस्वी में होता है, क्योंकि ये मुगल और मराठा कालीन युद्ध जो है हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है वो 1576 ईस्वी में मुगलों और मराठों के बीच होता है। तो राइट ऑप्शन 15 का सी विकल्प सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य लड़ा गया। चौसा का युद्ध जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया। कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध है वो 1540 ईस्वी में
हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में मराठा सिंहासन के लिए शाहू और ताराबाई के मध्य हुआ था। और खजवा का जो युद्ध है वो जनवरी 1659 में मुगल बादशाह औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य हुआ था। अतः इसका अभिष्ट उत्तर सी होगा, अन्य सही विकल्प सुमेलित नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कि ये कोट पर आधारित है और आपको सही कोट चुनना है। इसमें कह रहा है कि मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। घाघरा का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर शामूगढ़ का युद्ध। अब इनको कालक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इन 4 युद्धों में जो हुआ वो हुआ खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद में घाघरा का युद्ध होता है, ये सेकंड नंबर पे। अगर इन 4 में देखा जाए तो पहले नंबर पर खानवा, दूसरे नंबर पर घाघरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध जो है होता है ये थर्ड नंबर पर, और चौथे नंबर पर आपका शामूगढ़ का युद्ध होता है। तो इस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो इसका ए विकल्प सही है। 2, 1, 3, 4 यानी 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। यह युद्ध बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। दूसरा होता है घाघरा का युद्ध। यहां से क्वेश्चन आपके वन लाइनर भी पूछे जा सकते हैं। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और बाबर का यह अंतिम युद्ध था। तीसरा है चौसा का युद्ध, ये 1539 ईस्वी में शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य लड़ा गया, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ। और चौथा जो है शामूगढ़ का युद्ध। शामूगढ़ का युद्ध जो है ये 1658 ईस्वी में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना एवं दारा शिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ था। और आगे 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। यानी कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और तालीकोटा का युद्ध और चौसा का युद्ध। इन चारों युद्धों में आपको ये कालक्रम व्यवस्थित करना है कि कौन सबसे पहले हुआ और कौन सबसे बाद में हुआ। तो इन चारों में अगर देखा जाए तो चंदेरी का युद्ध सबसे पहले होता है और उसके बाद में आपका चौसा का युद्ध होता है, और चौसा के युद्ध के बाद में आपका कन्नौज का युद्ध होता है, और कन्नौज के युद्ध के बाद में आपका तालीकोटा का युद्ध जो है होता है। तो इस हिसाब से 2, 4, 1, 3 यानी राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है 17 नंबर का। और उसके बाद देख लेते हैं चंदेरी का युद्ध 1528 में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उसे हमें बताना है। जैसे बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा, ये सही है। हुमायूं ने चौसा का युद्ध लड़ा, ये भी सही है। और अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, ये भी सही है। लेकिन जहांगीर ने ये बल्ख का जो युद्ध जहांगीर ने नहीं लड़ा था, तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो 18 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है, जो सही सुमेलित नहीं है। बल्ख का जो युद्ध है वो 1646-47 में लड़ा गया था और शाहजहां के काल में हुआ था, ना कि जहांगीर के शासनकाल में। बाकी सभी सही सुमेलित है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अता अली खां किसका नाम था। तो अता अली खां जो नाम था ये ना अबुल फजल का था, ना ही अबुल फैजी का था, ना टोडरमल का था, ना आदम खां का था। यानी इन चारों में से किसी का नहीं था। तो राइट ऑप्शन इसमें ई विकल्प सही है 19 नंबर का। तानसेन का जो प्रारंभिक नाम था वो रामतनु पांडे था। इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के बाद उसका नाम अली खां रखा गया था। इसका जो है तानसेन का। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में जो है दिया हुआ है, सूची सेकंड में इससे संबंधित जो है नगर दिए हुए हैं। तो जैसे एकता जो व्यवस्था है, इसको एकता व्यवस्था को किसने जो है आरंभ किया था। तो एकता व्यवस्था को आरंभ किया था किसके द्वारा किया गया था, ये दिल्ली की सुल्तान ने इसे शुरू किया था। और जागीर व्यवस्था किसने शुरू की थी, ये मुगलों ने शुरू किया था। तो बी का हो गया 3। और अमरम को किसने शुरू किया था, ये किया था विजयनगर के शासकों ने। और मोकासा जो शुरू किया था वो मराठों ने शुरू किया था।
तो 2 3 4 1 यानी राइट ऑप्शन इसका जो है बी विकल्प सही है 20 नंबर का। और आगे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत काल में 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश के राज्यारोहण के साथ ही शासन तंत्र की आधारशिला के रूप में भारत में एकता प्रथा स्थापित हुई। जागीरदारी प्रथा मुगल काल में प्रचलित थी। विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाते थे। मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मुकासा कहते थे। और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो मुगल काल में बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था सूरत को। राइट ऑप्शन 21 नंबर का डी विकल्प सही है, सूरत को कहा जाता था। मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। और 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया था, तो ये कहां से लिया था? तो मुगलों ने नौरोज का जो त्योहार लिया था ये पारसियों से लिया था। राइट ऑप्शन 22 नंबर का ए विकल्प सही है, पारसियों। नौरोज का त्योहार ईरान जो कि फारस देश में से लिया गया था। यह एक राष्ट्रीय त्योहार था। यह 19 दिनों तक मनाया जाता था और मुगल काल में इसका बहुत महत्व था। इसे मनाने के लिए बहुत पहले से ही व्यवस्था की जाती थी। अबुल कादिर बदायूनी ने इसे नौरोज ये जलाली की संज्ञा दी थी। इसके द्वारा अब्दुल कादिर बदायूनी ने। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था। तो मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी और वो स्थित था लखनऊ में। राइट ऑप्शन 23 का ए विकल्प सही है, लखनऊ। मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसा में हदीस परंपराओं तथा तफसीर टीकाओं पर और लखनऊ के फिरंगी महल में फिक यानी न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम कहा जाता था। साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल की उपाधि से विभूषित किया जाता था। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करें और सही उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से चुनना है। जैसे अहिल्याबाई, दुर्गावती, ताराबाई और पद्मिनी। तो इनको कालक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है, यानी इन चारों में सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन आया। तो ये है कि इन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले एकदम रट डालिए पद्मिनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले नंबर पर पद्मिनी, उसके बाद में दुर्गावती, दुर्गावती के बाद में जो है ताराबाई और ताराबाई के बाद में अहिल्याबाई। अर्थात 3 2 4 1 अर्थात राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है। 24 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। पद्मिनी जो थी वो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। और दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज की योग शासिका थी। अकबर के शासनकाल में आशफ खां के नेतृत्व में हुए आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। ताराबाई मराठा छत्रपति राजाराम की पत्नी थी। राजाराम की मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा राज की बागडोर संभाली। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी और होलकर वंश जो कि इंदौर में कॉबिज था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। जैसे खुलदाबाद, ये शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, गलत। और फतेहपुर सीकरी एतमाउद्दौला का मकबरा, ये भी गलत। तीसरा है जो है आगरा औरंगजेब का मकबरा है, ये भी गलत है। दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा है, ये सही है। तो राइट ऑप्शन जो सही सुमेलित है 25 का वो है डी विकल्प। तो 25 नंबर का राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है।
शेख सलीम चिश्ती के मकबरे की अगर बात करें तो ये फतेहपुर सीकरी में है। एतमाउद्दौला का मकबरा ये आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद जो कि औरंगाबाद में स्थित है। और अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार डी जो है सही सुमेलित है। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। दूसरा कह रहा है लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तो ना तो यहाँ फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है, यानी राइट ऑप्शन इसका 26 का डी विकल्प सही है। एक दोनों कथन सही नहीं है। अर्थात इसमें कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माने जाने वाले बुलंद दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1572-73 में कराया था, परंतु सलीम चिश्ती के खानकाह में सफेद संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ है। अपितु सलीम चिश्ती के मकबरे में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे का निर्माण शाफुद्दौला ने कराया था और इमामबाड़े का केंद्रीय कक्ष लगभग 50 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। स्तंभहीन इस कक्ष की छत 15 मीटर से अधिक ऊंची है और यह कक्ष लकड़ी, लोहे या पत्थर के बीम के बाहरी जो है सहारे की बिना खड़ी विश्व की अपने आप में सबसे बड़ी रचना है। इसकी छत को किसी बीम या गार्डन के उपयोग के बिना ईंटों को आपस में जोड़कर खड़ा किया गया है। इसके निर्माण में पत्थर और संगमरमर के स्थान पर ईंटों और चूनों का प्रयोग किया गया है। रूमी दरवाजा जो इमामबाड़े का मुख्य प्रवेश द्वार है के निर्माण में चूना प्लास्टर ढलाई के साथ लाखौरी ईंटों का जो है प्रयोग हुआ है। इस प्रकार ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं स्थान से सुमेलित नहीं है। ध्यान रखना, मुगल कालीन इमारत और उनके स्थान से सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाले को छांटना। जैसे शेर शाह का जो मकबरा है ये सासाराम में है, एकदम राइट है। यहाँ से आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और बनते भी हैं। हुमायूं का जो मकबरा है ये दिल्ली में है, ये भी सही है। लेकिन जहांगीरी जो महल है ये बुरहानपुर में नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। और जो डी है बुलंद दरवाजा ये फतेहपुर सीकरी में है, ये भी सही है। बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद, ये भी सही है। सी इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो 27 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी ओ जो है सी विकल्प सही है। इसमें कह रहा है कि जहांगीरी महल आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने शाही परिवार की महिलाओं तथा अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। इस महल में शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला की ओर झुकी है। जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर के मान सिंह महल से ली गई है। शेष सभी विकल्प के युग्म जो है सही सुमेलित हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। जैसे राबिया दौरानी का जो मकबरा है ये औरंगाबाद, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर। इनको सब सही तो है लेकिन इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। यानी इन चारों में पहली घटना कौन सी है, तो पहले अटाला मस्जिद जौनपुर का निर्माण हुआ, 4 नंबर पहले होगा। उसके बाद शेर शाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में बना है ये 2 नंबर पे, और उसके बाद में हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में बना है ये 3 नंबर पे, और उसके बाद में राबिया दौरानी का जो मकबरा है औरंगाबाद में ये 4 नंबर पे। यानी पहला वाला चौथे नंबर पर आएगा। राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है, 4 2 3 1। 28 नंबर में कुछ पॉइंट दिया है, इसको देखते हैं कि जौनपुर की जो अटाला मस्जिद का निर्माण है वो इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा 1408 ईस्वी के आसपास कराया गया था। शेर शाह सूरी 1540 से 45 ईस्वी ने स्वयं अपना मकबरा सासाराम में बनवाया था। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण
कार्य अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में पूरा हुआ। औरंगजेब ने अपनी बेगम राबिया दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में 1651 से 1661 के मध्य मकबरे का निर्माण कराया था। इस प्रकार इन स्मारकों का सही जो कालक्रम है वो बी विकल्प प्राप्त हो रहा है। और 29 नंबर जो क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची फर्स्ट में जो है शासक दिया हुआ है, सूची सेकंड में जिसके द्वारा बनवाया गया वो दिया हुआ है। जैसे बाबर ने जामा मस्जिद संभल में बनवाया, सही है। सॉरी, दूसरा को कह रहा हुमायूं ने दीन पनाह की स्थापना की थी, ये बी का जो है दूसरा सही है। अकबर ने जहांगीरी महल का निर्माण कराया, सी का 3 सही है। और जहांगीर ने इदमाउद्दौला का जो है मकबरा बनवाया, तो डी का 4 सही है। इस हिसाब से 1 2 3 4 यानी ये सही है। और 29 नंबर के बाद में 30 नंबर क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित इमारत तथा शासकों को सुमेलित करना है। जैसे कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो ये इल्तुतमिश ने करवाया। गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया, तो गोल गुंबद का जो निर्माण है वह करवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। और बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, तो बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है वह करवाया था अकबर के द्वारा। तो सी का हो गया 4। और मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये औरंगजेब ने करवाया था, तो डी का हो गया 3। इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वह जो है डी विकल्प सही है। 2 1 4 3, 2 1 4 3। और उसके बाद कुतुब मीनार का जो इमारत है और शासक है, कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने, गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने, और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे कन्नौज का युद्ध कब हुआ, चौसा का युद्ध, खानवा का युद्ध और तालीकोटा का युद्ध। इन चारों युद्धों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इन चारों युद्धों में जो पहला युद्ध होता है खानवा का युद्ध, ये पहले नंबर पर होता है। उसके बाद में चौसा का युद्ध होता है, और चौसा के युद्ध के बाद में कन्नौज का युद्ध होता है। उसके बाद में तालीकोटा का युद्ध होता है। इस हिसाब से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, 4 2 1 और 3। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में होता है, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, और तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में होता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में स्मारक दिया है, सूची सेकंड में निर्माता दिया हुआ है। तो अलाई दरवाजा जो दिल्ली में है, इसका निर्माण किसने करवाया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था, यानी ए का 1 सही है, अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा कह रहा है जो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, इसको अकबर के द्वारा करवाया गया था, तो बी का दूसरा भी सही है। तीसरा है मोती मस्जिद जो आगरा में है, ये किसने करवाया था, तो ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, तो सी का 3 भी सही है। और जो मोती मस्जिद दिल्ली में है, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, तो डी का 4 सही है। तो ये सब सीरियल में लगे हुए हैं 1 2 3 4, यानी इनका जो कालक्रम है वो सब सही है। तो ए विकल्प इसका सही है, 1 2 और 3 4। अलाई दरवाजा दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी ने, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का अकबर ने, मोती मस्जिद आगरा का शाहजहां ने, और मोती मस्जिद दिल्ली का औरंगजेब ने निर्माण कराया था। आगे कह रहा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में मौलिम जो था वो कौन था, तो मुगल काल में मौलिम जो होता था वो एक कर्मचारी होता था, ना कि एक कर, ना कि एक शासक, ना कि एक प्रशासनिक इकाई, और ना ही एक जहाज। तो इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। स्टार लगा हुआ है, इसमें देखते हैं। कह रहा कि भारतीय व्यापारिक जहाजों पर मौलिम एक कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से वो तारों एवं सूर्य की स्थिति का पता लगाता था तथा इससे उसे अपने जहाज की सही स्थिति में होने का पता चलता था। तो इसमें दिए गए विकल्प में कोई भी सही विकल्प नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन करा कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतया कौन थे, तो मध्यकाल में
भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे जो सामान्यतया थे वह व्यापारी थे। राइट ऑप्शन 34 का डी विकल्प सही है, व्यापारी। बंजारा शब्द का उद्गम संस्कृत शब्द के वाणिज्य से हुआ है और वाणिज्य का अर्थ होता है व्यापार, उससे बना वणिक अर्थात व्यापारी या बनिया। व्यापार करने वाले को बंजारा कहा गया है। और प्राचीन काल से ही बंजारा घुमक्कड़ जाति इनकी रही है, जिसका प्रमुख व्यवसाय व्यापार रहा है। एक स्थान से सामानों को बैल की पीठ पर लादकर दूसरे स्थान पर पहुंचाना एवं उस स्थान में आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हुए अपने परिवार के साथ घूमते रहना ही बंजारों की विशेषता रही है। और 35 नंबर जो क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे दाम, ये तांबे की जो मुद्रा होती थी उसे दाम कहा गया है, सही है। देसाई जो है ये राजस्व अधिकारी को कहा जाता था मुगल काल में। और जो दीवान कहा जाता था वो प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था, ये भी सही है। जरीब जो है ये एक प्रकार का कर है, गलत। जरीब एक प्रकार का पैमाना है जो कि भूमि को नापने के काम आता है। आगे कह रहा है कि शेर शाह सूरी द्वारा तांबे के सिक्के दाम का प्रचलन प्रारंभ किया गया। मुगल काल में 1 रुपया चांदी का जो सिक्का होता था वो 40 दाम के बराबर होता था। मराठा काल में देसाई या देशमुख जनपद स्तर के राजस्व संग्रह तथा सामान्य प्रशासन के प्रभारी होते थे। वह जनपद के सभी पटेलों के प्रमुख होते थे। और मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। मुगल काल में भू राजस्व जो व्यवस्था के संदर्भ में जरीब जो होती थी वो भूमि की माप हेतु प्रयुक्त थी, अर्थात भूमि को मापने के लिए जरीब का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें कह रहा इस प्रकार जो है इसमें सही सुमेलित जो नहीं है वह डी विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है। तो 35 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है। तो दोस्तों मुगल कालीन जो है प्रशासन हम लोगों ने देखा, मुगल कालीन साहित्य देखा, मुगल काल से रिलेटेड जो विविध क्वेश्चन अब तक के हम लोगों ने इस फैक्ट्स के साथ देखा। तो इसमें लगभग में 35 क्वेश्चन थे PYQ जो कि विभिन्न जो है एग्जाम में पूछे गए थे। उन प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया और मुगल काल यहीं से कंप्लीट होता है मध्यकालीन भारत का। अब मध्यकालीन भारत में 2 लेक्चर और आएंगे और उसके साथ जो है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास घटना चक्र कंप्लीट हो रहा है। और इसके साथ साथ जो है घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग चाहें तो प्लेलिस्ट पे जा करके चैप्टर वाइज चैप्टर और टॉपिक वाइज टॉपिक देख सकते हैं। साथ ही साथ NCERT सार संग्रह 1 लाइनर जो है पूरी बुक कंप्लीट है और हर टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है। छोटे छोटे टॉपिक हैं और हर टॉपिक के छोटे छोटे जो है लेक्चर हैं, उसमें आप चाहें तो 1 लाइनर देख सकते हैं, क्योंकि NCERT जो है हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो वो कंप्लीट है और उसके साथ साथ जो है घटना चक्र भारत का भूगोल कंप्लीट है, घटना चक्र विश्व का भूगोल कंप्लीट है। तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग मध्यकालीन जब 2 लेक्चर के बाद कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास घटना चक्र। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।